स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है राज्यसभा इलेक्शन के बारे में। कांग्रेस का जो हरियाणा यूनिट है उन्होंने कुछ एमएलएज को सस्पेंड किया है पार्टी का मेंबरशिप से। एमएलएज के अगेंस्ट में एलिगेशन है कि राज्यसभा का जब इलेक्शन कंडक्ट हुआ था तो पार्टी का जो कैंडिडेट है उसके अगेंस्ट में इन्होंने वोटिंग किया था। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर किसी एमएलए ने पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट में वोटिंग किया है, पार्टी अगेंस्ट एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया है, तो क्या उनके अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई होगा क्या। एंटी डिफेक्शन लॉ आप देखिए कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, आया राम गया राम का जो पॉलिटिक्स है उसको रोकने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 10th शेड्यूल के अंदर में इंक्लूड किया गया था। बट राज्यसभा इलेक्शन के अंदर में अगर कोई भी पर्सन है जो पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं करता है तो वहाँ पे अप्लाई है नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स राज्यसभा इलेक्शन के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं लीगली बाउंड करने वाला जो विप है उसको नहीं इश्यू कर सकते। और ऐसा ही जो सिमिलर केस है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के भी रिगार्डिंग में है, वहाँ पे भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं विप को इश्यू है वो नहीं कर सकते हैं। तो राज्यसभा इलेक्शन के अंदर में क्या प्रोसेस है जो एग्जिस्ट करता है, ओपन बैलेट का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है कि जो कैंडिडेट है या कैंडिडेट का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको अपना जो बैलेट है वो शो करते हैं जब एमएलएज वोटिंग को कैरी आउट किया करते हैं। तो ओपन बैलेट का जो कॉन्सेप्ट है वो राज्यसभा में एग्जिस्ट करता है, जो पहले नहीं हुआ करता था। 2003 के समय में इसको कैरी आउट है वो किया गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को अमेंड करते हुए। पहले आप देखिए कि सीक्रेट बैलेट का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट करता था राज्यसभा का वोटिंग के अंदर में, जो कि एक नॉर्मल जो सिविलियन पर्सन है जब भी किसी इलेक्शन में वोट करता है, चाहे वो आप देखिए कि लोकल बॉडी का इलेक्शन हो या एमएलएज के लिए जब वोटिंग होता है स्टेट असेंबली का तो उसमें वोट करना हो, या लोकसभा के इलेक्शन के अंदर में, तो जो सिविलियन पर्सन जब वोट किया करता है तो सीक्रेट बैलेट का कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। बट राज्यसभा इलेक्शन के अंदर में ओपन बैलेट का कॉन्सेप्ट हुआ करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में यहाँ पे मेंशन है, तो ये बेसिकली किस सिचुएशन में अप्लाई करता है। कोई पर्सन है जब एंटी पार्टी एक्टिविटी को कैरी आउट करता है, एंटी पार्टी एक्टिविटी, बट वहाँ पे पार्टी ने जो विप है उसको इश्यू किया हो क्योंकि लीगली बाउंड है उसको फॉलो करना, तो एंटी पार्टी एक्टिविटी के दौरान में उनको रिमूव करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लाया जा सकता है, डिफेक्शन का प्रपोजल। सेकंड आप देखिए कि जो पर्सन है जिस पार्टी के सिंबल के ऊपर में उन्होंने इलेक्शन को विन किया हो, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने हो और बाद में जो पार्टी है उसको चेंज कर लिया जाए, तो जिस सिंबल के ऊपर में वो इलेक्ट हुए थे और बाद में पार्टी उन्होंने चेंज किया है उसी टेन्योर के दौरान में, तो उनके उनके अगेंस्ट में भी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अप्लाई करेगा। कोई नॉमिनेटेड पर्सन है, जो नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट हुआ करता है, तो नॉमिनेटेड पर्सन है उन्होंने 6 मंथ के लेटर फेज के अंदर में कोई पार्टी है उसको ज्वाइन किया है तो वहाँ पे ही अप्लाई करेगा। या कोई ऐसा पर्सन है जो कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन के अंदर में विनर हुआ था और बाद में उन्होंने पार्टी को ज्वाइन कर लिया उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के टेन्योर के दौरान में, तो उस दौरान में उनके अगेंस्ट में भी ये एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अप्लाई करेगा। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में था, राज्यसभा इलेक्शन के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो डिलिमिटेशन का जो एक्सरसाइज है, लोकसभा सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सरसाइज है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो लाया गया, तो उसके डिस्कशन के दौरान में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, उन्होंने अश्योर किया है सदर्न इंडिया के स्टेट्स का जो कंसर्न है उसको, कि उनका जो सीट शेयरिंग है वो यहाँ पे रिड्यूस है वो नहीं होगा, किसी भी तरीके से उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिड्यूस नहीं होगा। सेकंड आप देखिए कि स्टूडेंट्स इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में सदर्न इंडिया के अंदर में तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। उनका एक प्रोटेस्ट का वे था कि बिल का जो बर्निंग उन्होंने कैरी आउट किया, ब्लैक कलर के जो कपड़े हैं वो उन्होंने यहाँ पे पहने हैं। काफ़ी बार आप देखिए कि कलर के रिगार्डिंग में भी डिस्कशन हुआ करता है कि जब किसी पर्सन को किसी भी एक्टिविटी का प्रोटेस्ट करना है तो उनको ब्लैक कपड़े ही वो क्यों पहने जाते हैं। और जब भी कोई खुशी का मौका है, हैप्पीनेस का थिंग है, स्पेशली वेस्टर्न पावर कंट्रीज जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं वहाँ पे, तो आप देखिए कि वहाँ पे जो वाइट जो क्लोथ हैं वो पहने जाते हैं, तो क्या वाइट यहाँ पे कोई प्रोस्पेरिटी का सिंबल है। ब्लैक जो है वो क्या यहाँ पे किसी डिक्लाइन का या किसी को प्रोटेस्ट करने का सिंबल है। तो कलर के रिगार्डिंग में काफ़ी बार आपको सोशल मीडियाज़ के ऊपर में ऐसा जो डिस्कशन है वो मिलेगा कि ब्लैक कलर के जो क्लोथ है वो क्यों पहने जाते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड तो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन जो बनने के जो चांसेज हैं जब होते हैं जब बिल जो है वो एक्ट बनेगा
और एक्ट बनने के बाद में आप देखिए कि फिर उसके जो प्रोविज़न है उससे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। क्या स्टूडेंट्स, बिल का जो एक्ट बनना वो किस तरीके से पॉसिबल होता है कि बिल जो है वो हाउसेस से पास हो, स्टेट्स के अगर रेटिफिकेशन का ज़रूरत है तो स्टेट्स उसको रेटिफाई करें, मिनिमम 50% ऑफ स्टेट हैं, और बाद में आप देखिए कि उस बिल को असेंट है वो ग्रांट किया जाए हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो बिल को असेंट ग्रांट करने का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 111 है प्रेसिडेंट के पास में। इसी वजह से हम प्रेसिडेंट को हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके इंटरनल पार्ट के रूप से कंसिडर करते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इंटरनल पार्ट है। क्या हमारे प्रेसिडेंट मेंबर हैं या पार्ट हैं, कम्प्लीटली मेंबर हैं क्या हमारे जो यहाँ पे पार्लियामेंट के? तो मेंबर नहीं है, इंटीग्रल पार्ट हैं। इस तरीके से जब बिल को वो साइन करते हैं उसी के बाद में वो एक्ट है वो बनता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक सीज फायर का अनाउंसमेंट किया है कि इजराइल और लेबनान का जो कन्फ्लिक्ट था, इजराइल और लेबनान का जो कन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग में कुछ समय के लिए यहाँ पे सीज फायर है वो रहेगा। स्टूडेंट, जब इनिशियली वे के अंदर में जो पीस टॉक है वो कैरी आउट हुआ था, पीस का डिस्कशन हुआ था ईरान और यूएस का, तो उस दौरान में क्लेम किया गया था कि जो इजराइल और लेबनान है उनका भी जो कन्फ्लिक्ट है वो वहाँ पे रिजोल्व हुआ है, वहाँ पे भी पीस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। बट उसी समय में इजराइल ने लार्जर वे के अंदर में अटैक किया था लेबनान के अंदर में, जिसमें काफ़ी सारे सिविलियंस का भी डेथ हुआ था। अब आप देखिए कि वहाँ पे भी जो सीज फायर करवाया गया है, पीस का इस्टेब्लिशमेंट है वो करवाया गया है। एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेबनान के बारे में रीड करें तो लेबनान नाम का जो कंट्री है उसके साथ में कौन कौन से अदर कंट्री हैं जो अपना एरिया है वो शेयर करते हैं। तो आप देखिए कि सपोज कीजिए इजराइल है, सपोज कीजिए इजराइल है, इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में लेबनान सिचुएटेड है, और इसको नॉर्दर्न पार्ट से भी जो लेबनान का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ से भी, और आप देखिए कि जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ से भी सीरिया के द्वारा इसको जो बाउंड्री है वो शेयर की गई है कि यहाँ पे भी सीरिया है, इधर भी यहाँ पे सीरिया है वो सिचुएटेड है, और सदर्न पार्ट के अंदर में इजराइल है। तो इस तरीके से सीरिया और इजराइल नाम के दो कंट्री हैं जो अपना एरिया शेयर करते हैं। वेस्टर्न पार्ट के अंदर में मेडिटेरियन सी है वो सिचुएटेड है। लितानी नाम का एक रिवर है जो सदर्न पार्ट के अंदर में फ्लो करता है, जो कि हजीबुल्ला नाम का एक प्रॉक्सी है जो एग्जिस्ट करता है लेबनान के अंदर में। तो हजीबुल्ला और जो जो इजराइल है उसके बिटवीन में एक जो बाउंड्री है उसको क्रिएट करता है लितानी नाम का जो रिवर है। और स्टूडेंट्स, ये मेडिटेरियन का जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्रीज हैं, जो ये ईस्टर्न पार्ट के जो कंट्री हैं जिसमें लेबनान भी है, जिसमें इजराइल भी है, जिसमें जॉर्डन का भी कुछ पार्ट है, सीरिया भी है यहाँ पे, और इजिप्ट का पार्ट भी हम इंक्लूड करेंगे। तो ये जो कंट्री हैं इनको किस नाम से जाना करते हैं? लेवांट रीजन के नाम से इस कंट्रीज को जाना करते हैं। और यूपीएससी ने ये जो क्वेश्चन है 2022 के पेपर के अंदर में आपसे पूछा था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें मैनिफेस्टो के बारे में है, तो क्या स्टूडेंट, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के अंदर में मैनिफेस्टो को इश्यू करता है तो मैनिफेस्टो एक लीगली बाउंडिंग डॉक्यूमेंट होता है क्या उनके लिए, कि अगर उस पॉलिटिकली पार्टी का गवर्नमेंट बनता है तो मैनिफेस्टो का हर एक प्रोविज़न को उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ऐसा आप देखिए कि लीगली बाउंडिंग जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं होता, बट पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना जो पॉलिसी है, अपना जो माइंडसेट है उसको ये शो करता है कि कैसे वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकें। क्या मैनिफेस्टो को करप्ट प्रैक्टिस का पार्ट हम मानते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लार्जर वे के अंदर में फ्री बीज का यहाँ पे अनाउंसमेंट करे कि वो सभी लोगों को सब कुछ फ्री प्रोवाइड करेगा, स्कूल भी फ्री रहेगा। स्कूल ऐसे वैसे आप देखिए कि फ्री है मैक्सिमम वे में गवर्नमेंट स्कूल्स, बस वहाँ पे एनरोलमेंट है वो कम है और क्वालिटी टीचिंग है उसका कंसर्न हुआ करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, और अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री जो कैश है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा किसी पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया। तो क्या ये करप्ट प्रैक्टिस का पार्ट है क्या? करप्ट प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। करप्ट प्रैक्टिस क्या हुआ करती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस है 2013 का, जिसमें रिकॉग्नाइज किया था कि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो कि इलेक्शन प्रोसेस को हैम्पर करती हैं, जिनको हम करप्ट प्रैक्टिस हैं वो बोला करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 123 है उसके अंदर में उनके बारे में मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्राइब्यूनल्स के बारे में है, एक सप्लीमेंट्री जो यहाँ पे लिस्ट है वो रिलीज करना होगा। ट्राइब्यूनल्स जिन भी वोटर्स का जो जो ऑथेंटिकेशन है, जिसको अगर यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं कि ये परमानेंट वोटर है, इसका ये ऑथेंटिकेशन है, तो आप देखिए कि ट्राइब्यूनल्स को वो जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है उसको रिलीज करना होगा इलेक्शन से 1-2 डेज पहले। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज करते हुए इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन है वो इशू किया है। अब ये डायरेक्शन किसके बारे में है कि एसआईआर के अंदर में लार्जर नंबर ऑफ पर्सन हैं जिनके नेम रिमूव हो गए थे,
बाद में उनको पावर होता है कि वो ट्राइब्यूनल के अंदर में अपना अपील कर सकें। और ट्राइब्यूनल जिनको भी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं उनका सप्लीमेंट्री लिस्ट है जिसको कि रिलीज करना होगा। इस सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस के प्रोविजन को यूज करते हुए डायरेक्शन इशू किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। पहली बात तो इलेक्शन वहाँ पे होने वाले हैं। इलेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो पता होना चाहिए। एक तो जब भी किसी स्टेट के अंदर में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है इसके रिगार्डिंग में, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट और मिनिमम नंबर ऑफ सीट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स की हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आपने बनाना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट आप कितना बना सकते हो। असेंबली का आपका जो स्ट्रेंथ है उसका 1/3, असेंबली का जो स्ट्रेंथ है उसका 1/3। मिनिमम कितना 40, यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया है कि मिनिमम 40 आपके MLC हैं वो बनने चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स कितना डिसाइड होगा ये किसके ऊपर में रखा गया है, ये पार्लियामेंट को पावर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड किया है, एक्चुअल नंबर ऑफ सीट है वो पार्लियामेंट यहाँ पे डिसाइड करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कितने यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, 1/3 जो MLC हैं वो आप देखिए कि लोकल बॉडीज से आया करते हैं। 1/3 जो MLC हैं वो लोकल बॉडीज से आया करते हैं। फिर जो 1/3 है वो आप देखिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे चुना करते हैं 1/3 को। 1/12 हैं जो कि ग्रेजुएट्स होने चाहिए और आप देखिए कि 3 ईयर का उनका जो रेजिडेंशियल पीरियड है वो भी होना चाहिए वहाँ पे स्टेट के अंदर में, तो ग्रेजुएट पर्सन है 1/12 जो है। 1/12 जो है वो यहाँ पे टीचर्स हैं। 1/12 का जो कॉन्सेप्ट है वो टीचर्स के लिए में है, 1/12 है जो टीचर्स के लिए में है। और रिमेनिंग आप देखिए कि यहाँ पे 1/6 जो 5/6 हैं वो तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हुए, और जो 1/6 जो रिमेनिंग है वो नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। और क्या पता होना चाहिए, आप देखिए कि राज्यसभा में चेयरमैन के बारे में हम रीड करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट उसके चेयरमैन होते हैं। तो MLC के अंदर में क्या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे क्या जो गवर्नर हैं उसके जो चेयरमैन होते हैं, आप देखिए कि यहाँ पे जो चेयरमैन है वो कैंडिडेट्स के बिटवीन में ही चूज किया जाता है, उसके मेंबर्स के बिटवीन में ही, और वाइस चेयरमैन है वो भी मेंबर्स के ही बिटवीन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उड़ीसा के बारे में है, उड़ीसा के बारे में क्या यहाँ पे हुआ है। आप देखिए कि उड़ीसा का जो लांजीगंज का एरिया है, जो कालाहांडी है, रायगढ़ का एरिया है, वहाँ पे जो जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, स्पेशली वहाँ पे कोंड नाम का एक ट्राइबल कम्युनिटी है वो पाया जाता है। उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था बक्साइट का जो माइनिंग है उसके रिगार्डिंग में, बक्साइट का जो माइनिंग है उसके रिगार्डिंग में इन्होंने प्रोटेस्ट किया। एग्जाम के लिए अब आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिकली फर्स्ट तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि किसी भी एरिया को अगर आपको एक्सप्लोरेशन या जो भी आपको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करना है मिनरल के रिगार्डिंग में, ग्राम सभा का जो अप्रूवल है वो ज़रूरी है, ग्राम सभा है उसका अप्रूवल है वो ज़रूरी है। याद आपको क्या रखना है कि जो हमारा पेशा का जो एक्ट है कि जो पंचायती सिस्टम को हमारे ट्राइबल एरियाज़ में हमने एक्सटेंड किया है 1996 में, उसमें ग्राम सभा को एम्पावर किया है काफ़ी सारे डिसीजंस मेकिंग के लिए। 2013 में हमारे कंट्री का फर्स्ट आप देखिए कि इन्वायरमेंटल रेफरेंडम है जो लिया गया था। नियामगिरी जो हिल्स का एरिया है, नियामगिरी हिल्स हैं जो उड़ीसा के अंदर में है, वहाँ पे डिसीजन यही लिया गया था ग्राम सभा ने कि उनको अलाउ नहीं करना है माइनिंग एक्टिविटी को। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट किया फार्मर्स ने, जो 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 ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने। तो फर्स्ट हम बक्साइट के बारे में पता होना चाहिए, किस इंडस्ट्री में इसको यूज किया करते हैं, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है उसके अंदर में इसका यूज है वो हुआ करता है। हमारा जो उड़ीसा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो यस स्टूडेंट 51% के आसपास उड़ीसा के वहाँ पे हमारा जो 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 बक्साइट का जो रिजर्व है वो हुआ करते हैं, बक्साइट के रिजर्व्स हैं। सेकेंड आप देखिए कि 75% कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो भी बक्साइट का उधर ही किया जाता है, जो कि एल्यूमिनियम का इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। तो ये प्रोटेस्ट के बारे में था, ग्राम सभा के पावर के बारे में हमने रीड किया। फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के बारे में है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो एक्सीडेंट्स हैं जो कि समय समय पे हुआ करते हैं, उसके बिहाइंड में रीज़न क्या है कि जो नेग्लिजेंस है वो किया जाए, जो भी यहाँ पे रिस्क हुआ करती हैं उनको नेग्लिजेंस कर दिया गया। समय समय पे आप देखिए उनका मेंटेनेंस नहीं किया गया। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है वो आपको मिलेंगे। बॉयलर के अंदर में एक्सीडेंट हुआ था उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। एग्जाम के लिए कुछ आपको
पुराने जो इंसिडेंट पता होना चाहिए, जैसे 2020 में कोविड के समय गैस का लीकेज हुआ था। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिनमें समय समय पे ब्लास्ट हुआ करते हैं। और रिसेंटली लेबर कोड भी आया है जो कि सिक्योरिटी के बारे में भी है कि वर्किंग कंडीशन के वहाँ पे सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड किया जाए, जो जो इंडस्ट्री का जो हेड है उनके द्वारा बेसिकली। फिर चेस के बारे में है। चेस के अंदर में आप देखिए कि जो चेस का चैंपियनशिप था जिसमें इंडियन जो प्लेयर हैं उन्होंने आप देखिए कि काफ़ी बेटर परफॉर्म किया है, वहाँ पे विक्ट्री है उसको अचीव किया है। इससे पहले भी हमारे यहाँ पे एक प्लेयर हैं जिन्होंने चेस का जो टूर्नामेंट है उसके अंदर में लास्ट ईयर के दौरान में जो विक्ट्री है उसको अचीव किया था। चेस का जो जो ये कम्प्लीटली टूर्नामेंट्स हुआ करते हैं, चेस का चैंपियनशिप है, उसका जो ओलंपियाड है, इसको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो फाइड नाम का एक यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हुआ करता है जो चेस के टूर्नामेंट को रेगुलेट करता है। 1924 के समय इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप है वो किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड का जो लुसाने नाम का जो सिटी है, लौसाने नाम का जो सिटी है, लौसाने नाम का सिटी स्विट्जरलैंड के अंदर में, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। याद क्या रखना है, कभी कभी हम आप देखिए कि कुर्द पर्सन्स के लिए कभी रीड करते हैं, कुर्दिस्तान का जो रीज उनका डिमांड है तो उसके लिए एक लुसाने का भी ट्रीटी हुआ था। ट्रीटी ऑफ सिविर है, ट्रीटी ऑफ लुसाने है, जो 1921-22 के समय हुआ था कि उनका एक रीजन बनाया जाएगा, उनका एक टेरिटरी बनाया जाएगा कुर्द पर्सन्स का, जिसको कुर्दिस्तान का नाम दिया जाएगा। बट वो फिर एग्जिस्टेंस में नहीं आया। और कुर्द पर्सन है जो आज काफ़ी सारी कंट्रीज़ में है, कुछ पार्ट उनका सीरिया में है, कुछ पार्ट उनका इराक के अंदर में है, कुछ ईरान में है, और कुछ पार्ट आप देखिए कि उनका टर्की के वहाँ पे है। और टर्की काफ़ी बार उनके अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज़ है, जो जो उनके अगेंस्ट में मिसट्रीट है वो किया करता है। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम रीड करें रंगोली बिहू के बारे में है। बिहू जो कि हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे हुआ करता है। रंगोली बिहू जो कि आसाम के वहाँ पे परफॉर्म करते हुए यहाँ पे शो है वो किया गया है। और बिहू का आप देखिए कि प्रैक्टिस है जो अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम से भी इसको जानते हैं। क्या मयूरभंज, जो एक तो छाऊ डांस भी होता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, जिसमें हम मयूरभंज, पुरुलिया, इस तरीके से उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशन को नहीं एक्सेप्ट किया है जो कि इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दिए थे बंगाल के वहाँ पे ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि अब इलेक्शन कमीशन को पावर होता है इलेक्शन का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय में काफ़ी सारे डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन है वो इशू किया करता है। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं वो इंडिया के लिए आए हैं। मिलिट्री कोई भी कन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन नहीं है। ये हमारे बोथ कंट्रीज़ के लीडर, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर हैं उनके द्वारा भी कहा गया। अब ये ऑस्ट्रिया के लीडर हैं जो कि यूरोप के अंदर में सिचुएटेड है, और जहाँ पे काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका भी हेडक्वार्टर है वियना के वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट एक तो इंटरनेशनल जो ओपेक जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, उसका भी हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वहाँ पे ही है वियना में। और याद क्या रखना है कि ओपेक का मेंबर है वो जो जो ऑस्ट्रिया है वो उसका मेंबर नहीं है, बट उसका हेडक्वार्टर वहाँ पे सिचुएटेड है, क्योंकि एक न्यूट्रल वेन्यू उनको चाहिए था। जो उसके फाउंडिंग मेंबर हैं, जो 5 फाउंडिंग मेंबर हैं, ईरान है, इराक है, सऊदी है, कुवैत है और वेनेजुला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ट्रेड के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। हमारा एक तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का जो कंट्री है जिनके साथ में हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट है जो एग्जिस्टेंस में भी आया है, अब इम्प्लीमेंट भी हमने किया है। यूके के साथ में डिस्कशन कंप्लीट हुआ है, बट इम्प्लीमेंट अब उसको लेटर फेज में किया जाएगा। और यूरोपियन यूनियन के साथ में भी हमारा जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट इंडिया और जाम्बिया के बारे में है। जाम्बिया नाम का जो कंट्री है जो कि सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे है, काफ़ी सारी कंट्रीज से एरिया शेयर करते हैं, जिसमें एक जिम्बाब्वे भी है, जिसमें एक बोट्सवाना भी है। साउथ अफ्रीका अपना एरिया नहीं शेयर करता है जाम्बिया के साथ में। हमें आप देखिए कि जाम्बिया के वहाँ पे कोबाल्ट के लिए कुछ एरियाज मिले थे, कोबाल्ट का जो एक्सप्लोरेशन करना है उसके लिए कुछ एरियाज मिले थे वहाँ पे, बट वहाँ लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है वहाँ के मिनरल राइट्स की वजह से। अब उसमें लिटिल बिट सस्पिशियंस या लिटिल बिट जो स्टेगनेंस है वो क्रिएट हुआ है उन कोबाल्ट का जो एक्सप्लोरेशन के लिए। जाम्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है। कॉपर का जो प्रोडक्शन है, कोबाल्ट का जो प्रोडक्शन है वहाँ पे लार्जर नंबर में होता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कॉपर के बारे में मेंशन किया गया है क्या कॉपर प्रोड्यूसिंग ये लार्जर वन ऑफ द टॉप कंट्री है। तो कॉपर के लिए जो टॉप कंट्री है वो तो चिली है। चिली के अंदर भी आप देखिए कि एंटाफेगास्तो का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंटाफेगास्तो जो चिली के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया में कॉपर कहाँ पे मिला करता है, तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर में एक जगह है
मलैंज खंड नाम से एक जगह है मध्य प्रदेश में, खेतड़ी नाम का जगह है राजस्थान के अंदर में, यहाँ पे कॉपर का प्रोडक्शन हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए जो नॉर्म्स हैं उसका एक कंसेंसस डेवलप किया गया है। यूएस ने जो एक्सटेंशन प्रोवाइड किया था वेवर के रिगार्डिंग में कि रसिया के साथ में आप अपना जो ऑयल परचेज कर सकते हो, ईरान के साथ में जो क्रूड ऑयल है वो परचेज कर सकते हो, अब उसको अभी किसी तरीके से एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। तो गवर्नमेंट अपना वेट एंड वॉच का जो कंडीशन में है उसको एनालाइज किया जाएगा कि कहाँ से हम अपना परचेज करें। फिर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया कि इजरायली जो आर्मी है, इजरायली आर्मी ने आप देखिए कि जो पैलेस्टीनियन पर्सन है उनके ऊपर में फायर किया है वेस्ट बैंक के रीजन के अंदर में। ये वेस्ट बैंक किस चीज़ का है, क्या कोई रिवर का वेस्ट बैंक है? तो आप देखिए कि वहाँ से जॉर्डन नदी फ्लो करती है, उसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर में जो एरिया है जिसको वेस्ट बैंक का नाम दिया गया है, जहाँ पे पैलेस्टीनियन कम्युनिटी रहा करती है और इजराइल ने वहाँ पे फायरिंग किया है। तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रिवर का प्लेस आप जरूर से देख लेना। सेकेंड आप देखिए कि सीरिया के बारे में है, सीरिया ने कहा है कि इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न जो बेस है उसको टेक ओवर किया है, जो कि कुछ समय पहले आप देखिए इनके कंट्रोल में नहीं था। कुर्द पर्सन है वो उसी एरिया में रहा करते हैं, सीरिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो पेंटागन का जो चीफ है उनके बारे में है, यूएस का जो मिलिट्री का जो जो सिक्योरिटी फोर्स का जो आप देखिए कि विंग है उसके बारे में। उन्होंने कहा है कि ईरान का जो पोर्ट है उसके ब्लॉकेज के बारे में कि यूएस जो है ईरान के पोर्ट्स का ब्लॉकेज करेगा, उसको जितना यहाँ पे समय लगेगा ब्लॉकेज के रिगार्डिंग में उसके बारे में मेंशन है। नेक्स्ट और ईरान ने इसको क्या थ्रेट किया था कि हम रेड सी के अंदर में ब्लॉक करेंगे अगर आप यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है उसको उसके एक्सपोर्ट को अगर आप यहाँ पे ब्लॉक करोगे तो। जर्मनी ने आप देखिए कि जो रेस्क्यू प्लान है उसको यूज किया गया है, यहाँ पे जर्मनी के बारे में मेंशन है। तो वेल्स को बचाने के लिए उनके द्वारा ये प्लान है वो लाया गया। क्यूबा जो है वो रेडी है डिस्कशन के लिए, ये वहाँ का मेंशन है। क्यूबा जो है ग्रेटर एंटिलीज जिसको बोला करते हैं, कैरेबियन के अंदर में ये सिचुएटेड है। और पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ हैं जो उनको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो ईरान के लीडर के साथ में भी मिले हैं, कतर के लिए भी वो गए हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान अपना वेस्टर्न जो एशिया कंट्री के एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ में अपना जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने का उनके द्वारा कोशिश है वो किया गया हो। टर्की के अंदर में शूटिंग के अंदर में आप देखिए कि कुछ लोगों को कुछ यहाँ पे जो डिटेंड है वो किया गया है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे रसिया और यूक्रेन के बारे में मेंशन है कि रसिया यूक्रेन की वजह से आप देखिए कि बॉम्बिंग में यहाँ पे लोगों का डेथ हुआ। फिर ये मैक्सिको का जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया, रेजिस्टेंस लीग है उसके बारे में मेंशन है मैक्सिको के वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।